ये जो है क्लास 10 के लिए है, क्लास 10 के लिए है, साइंस है, साइंस है। ये चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एंड इट्स कंपाउंड, इस चैप्टर का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है आप ये जान लीजिए, केमिस्ट्री में जो कार्बन इस ये जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और चूंकि ये लॉन्ग चेन बना सकता है इसलिए ये कार्बन को एक अलग केमिस्ट्री ही बना दिया है, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाला गया है। ये कार्बन को क्योंकि ये बहुत तरह तरह का कंपाउंड बना सकता है, ये हम आपको बताएंगे कैसे बना सकता है, इसके कारण ये कार्बन को एक अलग ही केमिस्ट्री बना दिया गया, इसको मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाला गया। तो ये क्यों, ये देखिए कार्बन का जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर ये आपको 6 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो मतलब कि 2 4, तो इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको टेट्रावैलेंट कहा जाता है, 4 वैलेंट इलेक्ट्रॉन है। तो ये देखिए अलग अलग कार्बन के साथ ये कंपाउंड बना सकता है, मतलब कि देखिए दूसरे कार्बन ले लिया हमने, ये इसके साथ ये हो गया, फिर दूसरा एक कार्बन लिया, ये देखिए, फिर दूसरा एक कार्बन लिया, ये देखिए, इस तरह से ये एक लॉन्ग चेन कंपाउंड बना सकता है। तो ये जो कार्बन जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन जो है, कार्बन ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चलता है, यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चलता है, यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है कि आपका ये जैसा ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, ये जैसे कार्बन हो गया तो इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके साथ ये देखिए हाइड्रोजन आकर के अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर ये हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर ये हाइड्रोजन आ गया, और ये पर जो हाइड्रोजन। तो ये देखिए ये कोवेलेंट मतलब शेयरिंग, मतलब कार्बन जो है ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी ले रहा है और हाइड्रोजन कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ले रहा है, तो इसमें ये शेयरिंग हो रहा है। सॉरी। तो देखिए कार्बन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और उसी तरह हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट में देखिए ये दो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब ये हीलियम का स्ट्रक्चर ले लिया, और कार्बन के आउटर मोस्ट में देखिए 8 हो गया। तो यहाँ पर कार्बन जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो कार्बन जो है वह आपको आयनिक बॉन्ड की तरह वह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकता है, क्योंकि नॉन मेटल है, और नॉन मेटल जो है वो शेयरिंग ही करता है। मेटल जो है वो लोग वह ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपको कार्बन में। सो हियर you see that the carbon here it forms a covalent bond and it goes sharing of electrons. So this is represented as like this, H H H H. This is represented as like this. These are considered as single bond. These are considered as single bond. Single bond. These are considered as single bond. So here the carbon has this ability to join with other carbons, forming long chains. Carbon, it has an ability to join with other carbons to form long chains. Like this. It has an ability to form long chains. Form long chains. So,
long chain like this. It has an ability to form long chains. See, it has an ability to form long chains like this. It has an ability to form long chains. This property is known as catenation property. This property is known as catenation property. This is called as the catenation property of the carbon because it can form long chains and long chains. So carbon has been kept in another chemistry, that is organic chemistry. So here this is about carbon. Now see again this carbon, it can form single bond, double bond and triple bond. It can form single bond, double bond and triple bond. For single bond, let us see single bond. I have already shown you that is CH4, that is CH, H, 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 H. This is a single bond. Now for double bond, let us go for double bond. Double bond. That is CO2. Let us take CO2. Carbon 1, 1. Oxygen. It has 6 electrons in the outermost shell. It has 6 electrons in the outermost cells because oxygen atomic number is atomic number of oxygen is 8, so 2, 6 it has. So here see CO2, here carbon forms double bond, here this one bond and this one bond. See here you see that oxygen, there are 8 electrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Here again you see that this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And carbon itself, you can see that it has 8 electrons. So all this, they satisfy that in their outermost there are 8 electrons. यहाँ पर आप देखिए ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन के साथ देखिए डबल बॉन्ड बना रहा है और यहाँ पर कार्बन के भी आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है और ऑक्सीजन के भी आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है और इस ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में और 8 इलेक्ट्रॉन, इसको ये एक बॉन्ड ये एक बॉन्ड, सो इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ. सो दिस इज द CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. इस तरह से ये डबल बॉन्ड. तो उसी तरह ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है. तो ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड. तो हम ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल लेते हैं. तो यहाँ पर देखिए सी जो है 1, 2, 3, सी 1, 2, 3 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 1. ये आप यहाँ पर हाइड्रोजन आके रख दें, यहाँ पर हाइड्रोजन. तो यहाँ पर देखिए ये कार्बन क्या बना रहा है, दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड. ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड है. तो ये किस तरह से हो गया सी ट्रिपल बॉन्ड H, sorry, C triple bond C, then your H, and this your H. This name is methane, and इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड. ये तो आपको सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड. और इसका नाम है, ये 2 कार्बन है, इसका नाम है इथाइन. इथाइन इसका नाम है इथाइन. यहाँ पर 2 ट्रिपल बॉन्ड है. तो यहाँ पर ये बता रहा है कि कार्बन जो है वह सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है. तो ये भी आपको कार्बन के मतलब कार्बन के बारे में बता रहा है कि कार्बन क्या चीज़ है, इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सा प्रॉपर्टी. कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड होता है. फिर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. फिर कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, फिर वो ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है. फिर कार्बन का एलोट्रॉप्स भी है.
कार्बन का एलोट्रॉप्स भी है। ये तीन तरह का एलोट्रॉप्स है। जो एक है वो पूरा कार्बन का ही बना हुआ रहता है, वो पूरा कार्बन का ही बना होता है। एक तो है एलोट्रॉप्स में, एक है ग्रेफाइट है, एक है ग्रेफाइट है, और दूसरा डायमंड है, दूसरा डायमंड है, और आपका तीसरा जो है वो C60। इसका नाम है बक मिनिस्टर फुलनरेंस, इसका नाम है बक मिनिस्टर फुलनरेंस C60। ये सब कार्बन का ही है। ग्रेफाइट जो है बहुत सॉफ्ट होता है, ये ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। और ये जो है डायमंड है, बहुत ही हार्ड है, ये एकदम हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये बहुत हार्ड है। और ये आपको पता है ये डायमंड ज़्यादातर मतलब कि ग्लास कटिंग या तो आपको ऑर्नामेंट्स में यूज़ होता है। तो ये है आपका एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो इस तरह से आपको कार्बन के बारे में बता दिया कि कार्बन इट हैज़ गिवन यू a picture of a carbon, what is carbon, how it forms a sharing covalent bond, then its property, catenation property, then it forms a single bond, double bond and triple bond, and then allotropes of carbon. So इसका जो नाम है बक मिनिस्टर फुलनरेंस, बक मिनिस्टर फुलनरेंस, इस तरह से है इसका नाम, BUCE बक मिनिस्टर फुल FUNNCE फुलनरेंस, इसका नाम इस तरह से है। तो ये है आपके कार्बन के बारे में। अब हम जाएंगे यहाँ पर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब मैं जाऊँगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, और नेक्स्ट ये है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड and unsaturated, you can say hydrocarbons or saturated compounds of carbon, saturated and unsaturated compounds of carbon. So saturated here, saturated इसका मतलब है, meaning of saturated means कार्बन बिटवीन कार्बन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। तो यहाँ पर जो है कार्बन कार्बन के बीच में जो है सिंगल बॉन्ड होगा, ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, तो ये सैचुरेटेड होता है। तो ये सैचुरेटेड जो कंपाउंड्स है वह सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन जो है हाइड्रोकार्बन, इसको हम लोग एल्केन्स कहते हैं, इसको हम लोग वी कॉल दिस एल्केन्स। So this starts from methane, that is CH4. This is the molecular formula and your structural formula is this. इसमें एक बात आता है, एक मॉलिकुलर फार्मूला आता है और एक स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो इसको मॉलिकुलर फार्मूला कहा जाता है, इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला कहा जाता है। तो ये सैचुरेटेड एल्केन से स्टार्ट होता है, इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2, इसका जनरल फार्मूला है। तो ये पहला मीथेन से स्टार्ट होता है, दूसरा है आपका इथेन, ये C2H6 है। तो इसमें इसका ऐसा होता है स्ट्रक्चर, ये जो C 1 2, ये H, ये H, ये H, ये H, तो ये हो गया C2H6, ये हो गया आपका इथेन हो गया। उसी तरह आपका प्रोपेन होगा, प्रोपेन का C3H8, तो ये होगा आपका इस तरह से C1 2 3, ये हो गया H, 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 ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। और उसी तरह आपका हो गया ब्यूटेन, ये होता है C4H10। तो इसका जो है ये तो आपका मॉलिकुलर फार्मूला, दिस इज योर मॉलिकुलर फार्मूला, बट योर स्ट्रक्चरल फार्मूला विल बी C, this,
this, this, this, this is your ब्यूटेन। सो और भी है, 5 होगा तो पेंटेन होगा, फिर 6 होगा तो हेक्सेन होगा, 7 होगा तो हेप्टेन होगा, 8 होगा तो ऑक्टेन होगा, 9 होगा तो नॉनेन होगा, 10 होगा तो डेकेन होगा। इतना तक हमने लिखा नहीं है, लेकिन आई हैव गिवन द मेन। ये 4 जो है ज़्यादातर आपको यूज़ होता रहेगा। ये है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और इस सबको एल्केन्स कहा जाता है, और इसका जो फॉर्मूला है CnH2n+2। अब दूसरा जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इस तरह से होता है। अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि आपको कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा, नहीं तो या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा, नहीं तो या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो अगर डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है, तो इसको हम लोग एल्कीन्स कहा जाते हैं, LKENES, एल्कीन्स कहा जाता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है CnH2n होता है। तो इसका जो स्टार्टिंग होता है इथीन, इथीन से स्टार्ट होता है। तो देखिए C डबल बॉन्ड C हो जाता है, ये H इथीन, और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया तो स्ट्रक्चर हो गया C2H4। उसी तरह होता है प्रोपीन, प्रोपीन हो गया आपको ये C डबल बॉन्ड C, 1 2 H, फिर ये हो गया 1 H, फिर ये हो गया H। आप जब भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाइएगा तो आप याद रखिएगा हर कार्बन के साथ 4 स्टिक होना पड़ेगा। हर कार्बन के साथ 4 स्टिक, देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन से 1 2 3 4, इस हर कार्बन के साथ 4 स्टिक होना पड़ेगा। और इसका जो फॉर्मूला हो गया आपका C3 1 2 3 4 5 6 8 6 ये। तो ये है डबल बॉन्ड का। उसी तरह आपका ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड जब होगा ट्रिपल बॉन्ड, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होगा। जैसा ये है इथाइन, इथाइन इसको एल्काइंस कहा जाता है, एल्काइंस कहा जाता है, इसको एल्काइंस कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला जो है CnH2n -2 होता है। तो जैसे आपका C2H2, यहाँ पर देखिए 2 2 4 4 -2 2। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, 1 2 3 C, ये H, ये H, ये हो गया इथाइन। तो इस तरह से ये अनसैचुरेटेड मतलब क्या होता है, जो कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। फिर देखिए कार्बन कार्बन जो है अपने बीच में ये लंबा चेन भी बना सकता है, फिर ये ब्रांच भी बना सकता है। इट कैन बी ब्रांच और इट कैन बी रिंग्स। तो जैसा फॉर चेन यू टेक ब्यूटेन, ये C C C C 4, this is butane which is called as N-butane. This is a chain, here this is a chain. So this is a chain. So this name is, you can say N-butane. Here this is N-butane. Now here I am going to make this branch here. I am going to create a branch from here. So I am going to shift this CH2n place here. So I am going to shift this CH2n place here. So this will become like this. C this is H H H, and this is H C H H H H H H C.
I have this removed this C and placed in number 2. So here this name is butane, but see this has become branch. Now its name is different. इसका अभी जो नाम होगा 1 2 ये हो गया 2 मिथाइल 3 कार्बन है, मेन चेन 3 कार्बन है, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। इसका नाम हो गया प्रोपेन। ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। एक चीज याद रखिएगा, जैसे मीथेन हो गया ना CH4, दिस इज मीथेन। तो इसमें से अगर आप मीथेन है तो इसमें से एक अगर आप हाइड्रोजन निकाल देते हैं CH3, तो ये बन जाता है मिथाइल। तो ये बन जाता है मिथाइल। तो उसी तरह ये C2H6 है ना, तो ये है इथेन। तो अगर इसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो इसका नाम हो जाता है इथाइल। ये आप याद रखिएगा। तो देखिए ब्रांच हो गया तो इसका नाम हो गया क्या कहते हैं, इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। अब देखिए इसको हम रिंग बना देते हैं। रिंग जब बनाते हैं तो देखिए C C C C ये होगा है ना। तो यहाँ पर एक H एक H एक H एक H एक H एक H H, देखिए फिर यह हमने इसको रिंग बना दिया। तो इसका नाम हो गया साइक्लोब्यूटेन। इसका नाम हो गया साइक्लोब्यूटेन। देखिए तो चेन भी बना सकता है, ब्रांच भी बना सकता है। और ये फिर यहाँ पर जो है ना, ये देखिए इसको सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको ये है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10, और इसमें भी देखिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10, लेकिन इसका डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो इस सबको आइसोमर्स कहा जाता है। इस सबको आइसोमर्स कहा जाता है, मतलब कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर है ये आपका डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो इस सबको हम लोग क्या कहते हैं, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म, तो इस सबको आइसोमर्स कहा जाता है। तो देखिए यही मीथेन है, दिस इज सी मीथेन। यू कैन मेक ब्रांच, यू कैन मेक रिंग, so like this there is cyclobutane, cyclohexane, you can make this. And another is ring compound, that is aromatic compound, that is an aromatic compound, that aromatic compound, that is an aromatic compound, and it is benzene. This is benzene, and this formula is C6H6. This is benzene. So its structure is somewhat like this. Somewhat it is somewhat not just like this. Here these are carbons, and then double bond, single bond, double bond, single bond, and here this is double bond. So this is the structure of benzene, and at each end this will be H, 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 and this dot are C. This dot are C. ये जो डॉट है ये सब C है, और इस तरह का ये बेंजीन C6H6 ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये आपको पता चल गया कि कैसे ये चेन, ब्रांच और रिंग बनाता है। अब आया हमको होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज है, होमोलोगस सीरीज है आपका। ये देखिए होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में देखिएगा मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच में CH2 का डिफरेंस है। CH2 का डिफरेंस है, दोनों के बीच में देखिए CH2 का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। तो देखिए CH2 का डिफरेंस है। तो इस तरह का सीरीज है, यहाँ पर डिफरेंस देखिए कांस्टेंट है डिफरेंस। तो इस तरह का सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। इस तरह का सीरीज को हम लोग होमोलोगस सीरीज कहते हैं। और इसके बाद आया आपको फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फंक्शनल ग्रुप,
फिर देखिए आपका फंक्शनल ग्रुप। तो ये फंक्शनल ग्रुप है। तो ये फंक्शनल ग्रुप जैसे है आपका हेलो, Cl या ब्रोमीन या आयोडीन, ये सब आएगा हेलो। फिर इसके बाद हो गया अल्कोहल, अल्कोहल ये आपको आएगा OH। फिर आपको आएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ये हो गया आपको CHO। मतलब CHO मतलब होता है ये इस तरह का C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, ये CHO। फिर आया आपको कीटोन, कीटोन ये ऐसा होता है C डबल बॉन्ड O और फिर मतलब इस तरह दो एल्काइल ग्रुप लगेगा, इधर एल्काइल ग्रुप लगेगा, इधर एल्काइल ग्रुप लगेगा। फिर इसके बाद है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH, ये कार्बो, इसका मतलब ऐसा होता है C डबल बॉन्ड OOH, ये हो गया आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। इधर मतलब एल्काइल ग्रुप, ये तो मिथाइल इथाइल कुछ भी लग सकता है, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है। इसीलिए हम आपको नॉमेनक्लेचर भी बता दे रहे हैं, नॉमेनक्लेचर भी बता रहे हैं। ये IUPAC नॉमेनक्लेचर है, मतलब कि IUPAC नॉमेनक्लेचर है क्योंकि ये नॉमेनक्लेचर, क्योंकि यही फॉर ऑल ओवर वर्ल्ड यही नॉमेनक्लेचर चलता है, क्योंकि हर जगह किसी कंपाउंड को नेमिंग अपना लोकल लैंग्वेज में भी रख सकता है ना, तो कोई दूसरा कंट्री को समझ भी नहीं पाएगा, तो इसलिए फॉर होल ऑफ द वर्ल्ड एक नेमिंग किया गया है, वह IUPAC नेम नॉमेनक्लेचर, वह सब जगह नेम उसी तरह होगा। तो इससे अच्छा क्या हो कि किसी भी कंट्री कोई भी देश का हो तो वो आराम से वो उसको जो उसका फॉर्मूला क्या है उसको पता चल जाएगा। तो जैसे कि ये मीथेन है ना CH4, और इसके साथ जब Cl लगेगा तो ये CHHCl, तो जब लगेगा तो देखिए मीथेन, मीथेन है ना, और ये है क्लोरीन, हेलो मतलब क्लोरो, क्लोरो, क्लोरो है ना, क्लोरो। तो मीथेन है तो इसके आगे क्या लग जाएगा, क्लोरो, क्लोरोमीथेन, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। अगर ब्रोमीन लग गया तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोमीथेन, ये हो गया IUPAC में, ये आपका हो गया IUPAC में। लेकिन इसका लोकल भी है, जनरली इसको ऐसा भी पढ़ा जाता है कि ये दिस इज योर मिथाइल एंड दिस इज योर क्लोराइड, मिथाइल, मिथाइल क्लोराइड, we can say methyl chloride also, but this is your IUPAC nomenclature chloromethane. Similarly, उसी तरह अगर देखिए अगर अल्कोहल लगता है, जैसे है आपका मीथेन CH4, तो इसमें अगर OH लग जाता है, तो अगर OH लग जाएगा तो CH3OH, तो इसका IUPAC nomenclature देखिए, सी का nomenclature here, this is methane, methane. Now here this E is removed and your alcohol, alcohol, your OH gets added to it. So the name will be methanol. So that your name will be methanol. Similarly for ethane, ethanol. So now I am coming to aldehyde. So for aldehyde, aldehyde के लिए देखिए तो जैसे
CH3CHO हो गया। तो यहाँ पर कार्बन कितना है, 2 कार्बन है, तो इसका नाम हो गया इथेन, सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया इथेन। मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये C के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, तो इसलिए इसका नाम हो गया इथेन। डबल बॉन्ड O, ये हो गया HCHO, ये H है, ये H है, ये H है, तो ये 2 कार्बन है, इसलिए इसका नाम हो गया इथेन। और इसमें क्या लग गया, एल्डिहाइड, तो ये एल्डिहाइड हो गया, तो ये E हट जाएगा और ये Al आकर के यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा आपका इथानेल, इसका नाम हो गया इथानेल। ठीक है। फिर दूसरा उसी तरह आपका कीटोन में भी सेम, यू सी फॉर कीटोन दैट इज C डबल बॉन्ड O, C H 4 H। आप हर समय देखिएगा, याद रखिए, हर कार्बन के साथ चार्ज स्टिक होना पड़ेगा, हर कार्बन के साथ चार्ज स्टिक होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 कार्बन है और तीनों कार्बनों के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन, इसका नाम हो गया प्रोपेन। अब है इसमें कीटोन, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये E हट जाएगा और ON यहाँ पर आकर के ज्वाइन हो जाएगा, तो इसका नाम हो गया आपका प्रोपानोन, इसका नाम हो गया प्रोपानोन, इसका नाम हो गया प्रोपानोन। तो फिर नेक्स्ट आया आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में देख लीजिए किस तरह से होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे आता है, ये हो गया CH3COOH, मतलब CH और C डबल बॉन्ड OH। तो ये हो गया, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए ये नाम हो गया इथेन। और इसमें क्या होता है, OE लग जाता है, ये E हट जाएगा और OIC एसिड लग जाता है, OIC एसिड, तो इसका नाम हो गया इथानोइक एसिड। ये IUPAC नोमेनक्लेचर। और इथानोइक एसिड को ऐसे हम लोग एसिटिक एसिड भी कहते हैं, एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो हम इसमें और भी बता दे रहे हैं, ये हो गया ना। फिर देखिए इसी में जैसे कि आपको अगर हमारा इस तरह से है, C डबल बॉन्ड OH है ना, इस तरह से है, तो ये हो गया मिथानोइक एसिड, एक ही कार्बन है, मिथान C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि ये CH OOH, तो इसका नाम है मिथानोइक एसिड, इसका नाम है मिथानोइक एसिड। ये IUPAC नोमेनक्लेचर इसका मिथानोइक एसिड है। तो उसी तरह आपका एल्डिहाइड में देखिए, एल्डिहाइड आपको बताया है, फिर C डबल बॉन्ड OH, तो ये हो गया मिथानेल, एक कार्बन है मिथानेल, और इसका ऐसे लोकल नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। उसी तरह आपका C हो गया डबल बॉन्ड OH, तो ये आपको जैसा हमने बोला था, ये इथानेल, ये IUPAC नोमेनक्लेचर है, लेकिन इसका लोकल नेम है एसिटेल्डिहाइड, इसका नाम है एसिटेल्डिहाइड। तो ये हो गया आपको नोमेनक्लेचर के बारे में एंड फंक्शनल ग्रुप। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको हर चीज़ याद रखना ही पड़ेगा।
एट प्रेजेंट तो आपको हर चीज़ याद रखना पड़ेगा, और नॉमेनक्लेचर और ये सब डिटेल आपको क्लास 11 में मिल जाएगा। वहाँ पर नॉमेनक्लेचर का एक सेपरेट चैप्टर ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसमें आपको डिटेल्स आपको उसमें मिल जाएगा। और इसमें एक और भी इम्पोर्टेंट है, जो ये आपको सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होता है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है, हाइड्रोकार्बन्स जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाता है। वो क्या रिएक्शन जाता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाता है ये सैचुरेटेड हाइड्रो। जैसे कि आप ले लीजिए CH3 है ना, तो ये सॉरी CH4 के साथ आप Cl2 अगर रिएक्ट करते हैं तो कैसा होता है? देखिए H और फिर ये Cl हो गया, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5। तो इसमें क्या होता है? देखिए ये एक यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा, और Cl का भी यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक होकर के ये आकर के यहाँ पर आपको जॉइन हो जाएगा। तो ये किस तरह का हो जाएगा? C 1 2 H Cl और प्लस H। तो इसको क्लोरोमीथेन कहा जाता है या मिथाइल क्लोराइड कहा जाता है। तो ये देखिए यहाँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या बनाता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनाता है। और ये जो रिएक्शन होता है ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। और दूसरा है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है वो सब एडिशन रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है? एडिशन रिएक्शन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। ये अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स है ये सब क्या जाता है? एडिशन रिएक्शन। ये जाता है आपको एडिशन, दिस गोज एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। सो द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स they go addition reaction. So what is addition reaction? So see here, that is C double bond C H. So this is your ethene. This is your ethene. This is your ethene. Now you react with H2 in the presence of nickel catalyst. In the presence of nickel catalyst. In the presence of nickel catalyst, what happens here? You see that this H2, that means H. So here one of this bond breaks. ये bond टूट जाएगा और यहाँ पर ये हाइड्रोजन का भी यहाँ ब्रेक होगा। तो ये क्या हो जाएगा? किस तरह का बन जाएगा? ये देखिए C H H, फिर ये हो गया C H, इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर ये दो हाइड्रोजन आकर के यहाँ पर लग गया। तो देखिए ये डबल बॉन्ड था तो ये सिंगल बॉन्ड बन गया, और यहाँ पर ये दिस इज ईथीन, सॉरी ईथीन, और ये बन गया आपको ईथेन, ANE। ये है ENE, ये हो गया ANE बन गया। तो ये हो गया आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ। फिर ये ऑक्सीडेशन भी जाता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी, इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होता है, कंबशन रिएक्शन भी होता है। So it undergoes oxidation, and I have told you undergoes combustion reaction also. So oxidation, so let us take oxidation example. Oxidation reaction. So here oxidation reaction, that is you CH3 C alcohol,
ethanol. Let us take ethanol. Ethanol. Let us take ethanol. Let us take ethanol. So ethanol, that is C OH, that means H OH. This is ethanol, and oxidation. This oxidation will be done by alkaline KMnO4 potassium permanganate plus heat. This oxidation will be done by alkaline KMnO4 KMN. This is potassium magnesium peroxide. This is KMnO4. So due to oxidation, it will form ethanoic acid, that is C ethanoic acid. H, this is HCOOH. It will form ethanoic acid. This is ethanol, and it will form ethanoic acid. So it also goes combustion. Combustion, you all know C plus O2, that is CO2. This is you all know about the combustion reaction. So now here ethanol, that is CH3 C2OH. Ethanol, it is an alcohol. Now this ethanol, when it reacts with sodium, CH2OH, when it reacts with sodium, we get CH3 CH2O and A plus and plus H2. So here this name is ethoxide. Sodium ethoxide. This name is sodium ethoxide. This name is sodium ethoxide. When sodium reacts with this ethanol, it forms sodium ethoxide. Again, this CH3 CH2OH, that is ethanol, that is formed this H2SO4, it will give rise to CH2 C double bond C H. This is ethene. This is double bond ethene and H2O. So here ethanol, when it reacts with the sodium, we get sodium ethoxide, and when this ethanol, when it's in the presence of this formed H2SO4, we get ethene. Now next is your ethanoic acid. Now here we come to ethanoic acid. Ethanoic acid, that is CH3 COOH. This is ethanoic acid. So this is a weak acid. Weak acid, and when you mix with water, it becomes vinegar. It becomes vinegar because it is a weak acid. So it is an edible acid. We can eat vinegar when water is added to ethanoic acid. It becomes vinegar, and its melting point is around about 290 Kelvin. So during winter it easily freezes. So during winter it easily freezes. Now
here there is an important reaction in ethanoic acid, that is esterification, forms esterification. Important, that is you take ethanoic acid CH3COOH plus alcohol CH3CH2OH. This is ethanoic acid. This is ethanoic acid. Ethanoic acid, and this is ethanol. Ethanol means in presence of acid, we get an important compound, that is CH3COOC2H5. We get this CH3C double bond. Sorry, not that. There will be double bond with oxygen, but we are going to get COOC2H5. So this is the ester. This is the ester, and in actual its name is ethyl. Its name is ethyl methyl ether. Its name is ethyl methyl ether. This is ester. It is used as for give flavors. It has a sweet smell, so it is used as a flavoring agent. So here this is an important reaction, that is when ethanoic acid and ethanol in presence of an acid, we get ester, and this is called as esterification. This reaction is called esterification. This reaction is called esterification. That is ester. We are going to ester. We get ester, that is ethyl methyl ether. We get this ethyl methyl ether. Now, if you this ester CH3COOC2H5, if it is reacted with sodium hydroxide, that is if sodium hydroxide, we get this CH3COO and A. We get CH3COO, we get CH3COO and A plus. And this reaction is called as saponification. This reaction is called as saponification reaction. So here we get sodium salt. This is the sodium salt of carboxylic acid, This is the sodium salt of carboxylic acid, and this is saponification because in the formation of soap we require this. So this is all about your topic, and your last topic is soap and detergent. I just want to tell you in a nutshell, that is soap and detergent. The soap and detergent here, the soap, it is made up of sodium salt of carboxylic acid. So the ionic point, this ionic point will be submerged in water, and this carbon point will be attached to the oil which is on your cloth. And after that, when you make a jerk, or when you stir the water, what happens? The oil will be removed from the cloth. And in this way it can remove the oil from the cloth. And next is that the detergent means what happens when you're in case of hard water. What happens? In case of hard waters, what happens? That is hard water, it contains salts of magnesium and calcium. So whenever you rub with soap, foam is not formed.
यू कैन द सोप विल बी फिनिश्ड बट नो फोम्स विल बी क्रिएटेड। मतलब कि यहाँ पर हार्ड वाटर जो है, हार्ड वाटर में मैग्नीशियम और कैल्शियम का सॉल्ट रहता है, जिसके कारण आप साबुन से जितना भी रगड़िए वहाँ पर क्या होता है, फोम क्रिएट नहीं होता है और कपड़ा भी साफ़ नहीं होता है। तो उस जगह हम लोग मतलब डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, और जो डिटर्जेंट जो है वहाँ यूज़ करने पर डिटर्जेंट जो है कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ वो रिएक्शन नहीं करता है। सोप जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करके स्कम मतलब प्रिसिपिटेट जैसा बनाता है, स्कम दैट इज अ प्रिसिपिटेट की जैसा बनाता है। और ये जो है जब डिटर्जेंट यूज़ किया जाता है तो डिटर्जेंट में मतलब कि ये बनता नहीं है, क्योंकि वो मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन नहीं करता है और कपड़ा को अच्छी तरह से साफ करता है। तो जब भी हार्ड वाटर होगा तो वहाँ पर हम डिटर्जेंट का यूज़ करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन इज कंपाउंड।